Good morning, students. In our last class, we have completed our first tense, that is present tense, and we have also done four part of present tense, that is present indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. As well as we have also done some exercises that belong to particular tense, and also we have some identification words noted in our notebooks. Now we are going to take the next टेंस दैट इज़ अ पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस जैसे कि इसका नाम है, पास्ट का मतलब होता क्या है? पास्ट का मतलब होता है बीत गया, जो बीत गया वो पास्ट है। यानी हमारी जो पिछली क्लासें थी वो सब पास्ट में थी, अभी जो क्लास है वो प्रेजेंट है, लेकिन हम पढ़ इसमें पास्ट टेंस को रहे हैं। तो देखिए पास्ट टेंस की पहचान के लिए मोस्टली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को काम में लेते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम आती है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट का पास्ट कहा जाता है। किसका? प्रेजेंट का पास्ट कहा जाता है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हम परफेक्ट में लेते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म ही है जो हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि हम किस काल की बातें कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने 8वीं क्लास तक बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे थ्रस्टी क्रो की पढ़ी होगी, फॉक्स एंड ग्रेप्स की पढ़ी होगी, मंकी कैप सेलर पढ़ी होगी, बहुत सी पढ़ी होंगी आपने कहानियाँ, सैकड़ों की संख्या में आपने कहानियाँ पढ़ी है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि उन सभी कहानियों में जो वर्ब काम में ली जाती है वो पास्ट सिंपल टेंस की होती है। तो पास्ट सिंपल जो टेंस है वो ही कहानियाँ लिखने के काम में भी आता है। इस टेंस की एक पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में, जैसे हम अब बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास प्रेजेंट के थे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास पास्ट में भी 4 पार्ट है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों पार्ट हमें इसमें भी करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट सिंपल को ले लेते हैं, पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल जैसे कि हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। पहले प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ठीक उसी प्रकार पास्ट में ता था, क्या था? ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आ, या, ई, यो, या, ता था, ते थे, ती थी आदि जो शब्द दिए हुए होते हैं वो सब किसके होते हैं? वो पास्ट सिंपल के होते हैं। ये इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है। अब जब बात यहाँ पर आ रही है कि हम पास्ट में कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब काम में लेते हैं, पास्ट में हम काम में लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए जिस प्रकार प्रेजेंट में हमने सकारात्मक यानी अफर्मेटिव जो वाक्य थे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस काम में लिया था, लेकिन नेगेटिव जैसे हमने बनाया था तो हमने वहाँ पे डू और डज काम में लिया था, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। यही किया था। इंट्रोगेटिव में भी हमारे पास यही था, नेगेटिव में भी यही था। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो यही है कि हमें साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब डिड, इसकी जो सेकंड फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। अब यहाँ पे डिड ही क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि डू डज की, डू और डज जो है, उन डू और डज की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है और थर्ड फॉर्म हेड है, और डिड भी होती है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यदि हम साधारण वाक्य बना रहे हैं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और यदि हम हेल्पिंग वर्ब वाला है यानी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे तो वो तो नकारात्मक बोलेंगे या फिर इंट्रोगेटिव में काम में लेंगे, तो वहाँ पे हमें करना क्या है, हमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या कारण, देखिए डिड ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास डू डज की सेकंड फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने वर्ब यूज यहाँ पर किया है। अब इसके पास्ट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाक्यों में नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस डिड। अब डिड चाहे एक वचन हो या बहुवचन दोनों के साथ आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड आ जाएगा पहले प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब आएगा और एंड में इनके क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। ये इसके फॉर्मूले हैं जो अभी हम करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसके अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाक्य। देखिए पैटर्न अभी जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ऐसे में और हिंदी के वाक्यों में मैंने ता था ती ती थे दिया या आ ई यो या ये सब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य है, उसने कल मुझे एक पेन दिया था। उसने मुझे कल मुझे एक पेन दिया था, तो दिया या था दिया या दिया था, तो दिया जो है दिया यानी देना, देने को कहते हैं गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गिव। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, कार्य तो उसने किया ना, तो उसने का हो जाएगा ही। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिव की सेकंड फॉर्म गेव, तो गेव का हमारे पास हो जाएगा गिव के लिए हमारे पास हो जाएगा गेव, ही गेव। अब किसको दिया, मी। क्या दिया, अ पेन। कब दिया, यस्टरडे। ठीक उसी प्रकार से मैं इस घर में रहता था, तो अब नहीं रहता यानी पास्ट की बात है। ता था, कौन है सब्जेक्ट, मैं, तो आई। रहने को कहते हैं लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बात आती है नेगेटिव। तो देखिए इसके कुछ नियम्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, एक वचन हो या बहुवचन दोनों के साथ ही वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। सब्जेक्ट के भिन्न जैसे नंबर या पर्सन के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यानी सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट सिंपल की तरह नहीं होगा कि एक वचन के साथ एस आएगा और बहुवचन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों के साथ ही क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ इन्हीं काम में लेने होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, और डिड के साथ हम क्या लेंगे, डिड के साथ लेंगे नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हम काम में लेंगे। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो नहीं के लिए हो जाएगा नॉट, खेलने के लिए प्ले, हॉकी के लिए हॉकी, कल के लिए यस्टरडे और वह के लिए ही।
तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर हमें क्या लेना है? डिड और नॉट। ही डिड और नॉट। फिर वर्ब, वर्ब है खेलना, तो खेलने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। क्या नहीं खेला? हॉकी। कब नहीं खेला? यस्टरडे। ये हमारा वाक्य हो जाएगा। ही डिड नॉट प्लेड हॉकी यस्टरडे। वो कल हॉकी नहीं खेला। अब जैसे ये है, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो याद करने को कहते हैं लर्न। सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, लर्न। और सेकंड फॉर्म की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेंगे। सॉरी, हमने पहले वाले वाक्य में भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी थी। जो नहीं आएगी वो होगा ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। क्योंकि सेकंड फॉर्म तो हमारे पास यहाँ पे है और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉरी फॉर गाइस। अब बात आती है लड़कों ने अपना पाठ, तो लड़कों के लिए तो हो जाएगा बॉयज़। क्या होगा? बॉयज़। अपने के लिए हिज, पाठ के लिए लेशन, फिर याद करने के लिए लर्न, और नहीं के लिए डिड नॉट। ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अब इनको हमें सेट करना है हमारे फॉर्मूले के अनुसार। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया बॉयज़। फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लर्न, वर्ब है लर्न। अब क्या है? हिज यानी उसका होता है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो देयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? देयर। तो क्या होगा? लर्न देयर लेशन। ये हमारे पास इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यदि लड़का अकेला होता तो हिज हो जाता, लेकिन बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए क्या होगा? देयर। बहुवचन के लिए बहुवचन ही हमें काम में लेना होगा। नेक्स्ट देखिए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। अब चपरासी के लिए होता है पियोन, घंटी के लिए बेल, नहीं के लिए डिड नॉट, बजाने के लिए रिंग। तो क्या होगा? द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। अब बात वही देखिए, यहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर है कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करेंगे, ना कि डिड नॉट का। जैसे यहाँ पर है, मैं कभी देर से नहीं आया, तो ये उस व्यक्ति की आदत हो गई। और जब किसी की आदत हो जाती है तो प्रेजेंट सिंपल में काउंट होती है। और प्रेजेंट सिंपल में हम डिड नॉट नहीं लगाते, प्रेजेंट सिंपल में हम आइडेंटिफिकेशन वर्ड जिसे हम नेवर कहते हैं वो लगाते हैं। तो क्या होगा? आई नेवर कम लेट। आई नेवर केम लेट। अब आगे देखिए, आगे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के भी कुछ नियम्स कायदे हैं। जैसे कि यदि हमारे पास WH वर्ड वाला कोई
है तो उसमें WH वर्ड हमारे पास पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए WH वर्ड पहले आए, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है। इसके अलावा यदि कहीं पर हाउ मच, हाउ मेनी ये सब आए तो वहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को साथ में लेना होगा, यानी कि कितना जिससे जुड़ा हुआ है उसी को हमें साथ में लेना होगा। जैसे यहाँ पे कितना दूध है, यहाँ पे कितने लड़के हैं, तो ये यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज़ और हाउ मच मिल्क वो हमें उसके साथ ही लेना होता है। बाकी इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस बनते हैं वैसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में क्वेश्चन मार्क हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, क्या तुम स्कूल गए, तो क्या होगा, डिड यू गो टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे नोट भी है, ध्यान में देना। तो क्या के लिए हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, क्या के लिए क्या होगा, डिड आ जाएगा, क्या के लिए, क्या के लिए डिड। फिर उसने का हो जाएगा ही, फिर नहीं के लिए नॉट, तुम्हारा अब फिर है रीड और तुम्हारा पत्र योर लेटर। तो क्या होगा, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। फिर अगला देखिए, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। अब यहाँ पे क्या नहीं आया, यहाँ पे कहाँ आया है, तो वेयर हमें सबसे पहले लेना होगा। तो क्या होगा, वेयर डिड योर ब्रदर गो येस्टरडे, एंड में क्वेश्चन मार्क। फिर राम कब लौटा, तो क्या होगा, यहाँ पे कब है, क्या नहीं है, तो कब के लिए क्या होगा, व्हेन डिड राम रिटर्न। तुम्हारे घर कल कौन आया, तुम्हारे घर कल कौन आया, तो क्या होगा, हु केम टू योर हाउस येस्टरडे। ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो ये कितना है वो दूध के लिए आया है, तो हमें क्या करना होगा, हाउ मच के साथ मिल्क लिखना होगा। तो क्या होगा, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए बनाने के कुछ नियम कायदे भी दे रखे हैं। वैसे तो नियम कायदे उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन हमें सिर्फ समझने के लिए नियम कायदों को देखना है। मोस्टली सेंटेंसेज एक जैसे ही बन रहे हैं सभी टेंस में। अब आगे देखिए, पहला नियम क्या कहता है, क्या लगा हो तो डिड कर्ता से पहले आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि बीच में कहीं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या ये सब वर्ड आ रहे हैं तो उनमें पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद डिड आएगा। हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, इन शब्दों के साथ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो नाउन है वो नाउन ही आएगी। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल 6, 9 और 10 किया था, ठीक उसी प्रकार से कि ये वर्ड जब आएंगे तो इनके साथ वो नाउन भी आएगी जिसके बारे में पूछा गया है। फिर इसके बाद हमें डिड और वो सब लगाने हैं। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है WH वर्ड, WHO, हु जब भी आए तो वहाँ पे हमें डिड नहीं हम काम में लेते, तो हु का हम डायरेक्ट जो सकारात्मक वाक्य है उन्हीं के तौर पर बनाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें काम में लेनी होती है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा 11th जो था वो एग्जाम्पल देखते हैं। 11th एग्जाम्पल में देखिए क्या है, हु आया है हमारे पास,
तो हु के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे, तुम्हारे घर कौन आया। ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं साधारण वाक्यों में तो, और जहाँ पे WH वर्ड है वहाँ पे डिड के बाद में हम नोट लगा देंगे। एंड में पर्सनवाचक जो क्वेश्चन मार्क है वो तो आएगा ही आएगा। अब आगे देखिए, आगे इसके उपयोग हम देख लेते हैं। उपयोग देखने के साथ ही हम एक एक्सरसाइज को भी करेंगे। इस टेंस का उपयोग भूतकाल में होने वाले कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब इस टेंस का प्रयोग होता है तो वाक्य में किसी शब्द या शब्दांश के द्वारा भूतकाल के समय को व्यक्त किया जाता है। देखिए, अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो क्या होगा, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिफाइन द actions and moments that happened in past time। जैसे ही रोट अ नोवेल लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक नोवेल यानी एक उपन्यास लिखा था। इंडिया बिकम फ्री इन 1947, यानी 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो बिकम ये हमारे पास पास्ट फॉर्म है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो, तुम तो इसके यूज टू हो गए। यूज टू का मतलब है कि तुम तो इसके आदी हो चुके हो, किसी चीज के आदी हो जाना। लेकिन यहाँ पे श्योरिटी ये है कि यूज टू जो वर्ड है वो वर्ड हम जो काम में लेते हैं वो पास्ट की किसी आदत के लिए काम में लेते हैं, ना कि वर्तमान की। यानी किसी व्यक्ति के कोई आदत जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, उसके लिए हम काम में लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि when he was young, यानी जब वह जवान था, he used to play cricket, वह क्रिकेट खेलने का आदी था। कहने का मतलब कि अब वो जवान नहीं है और वो क्रिकेट खेलने का आदी नहीं है। तो जब तक वो जवान था तब तक वह क्रिकेट खेलने का आदी था। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने या उसकी स्थिति के बारे में स्थिति पूछने या बताने के लिए वर्ब बी के पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, जैसे आप लोगों ने थ्रस्टी क्रो की कहानी पढ़ी होगी, तो उस कहानी का पहला सेंटेंस था ये वाला, वंस देयर वॉज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। तो एक बार एक कौवा था, तो ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वॉज है वो इज एम आर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और वैसे देखा जाए तो बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे भी तो यही बात कही गई है कि बी की फॉर्म से हम उन्हें बता सकते हैं। जैसे शी वॉज एन एक्सपर्ट पायलट, वह एक एक्सपर्ट पायलट थी, अब नहीं है। वॉज शी एन एक्सपर्ट पायलट, क्या वह एक एक्सपर्ट पायलट थी। तो यहाँ पे वॉज जो है वो यहाँ पे बी की फॉर्म को बता रहा है, ना कि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को। यदि कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती तो वर्ब में वहाँ पर आईएनजी जुड़ा हुआ होता। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं।
जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली में बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या, इफ से वाक्य चालू होता है और पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है, फिर उसके बाद हमारे पास वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता था। ना तो तुम्हारे पास पैसा और ना तुम कार खरीदने वाले, यानी वर्तमान में तुम्हारे पास पैसा नहीं है और ना ही तुम्हारे पास पास्ट में पैसा था। तो यहाँ पे जो इफ़ है वो इफ़ क्या कह रहा है, इफ़ कह रहा है इफ़ आई हैड मनी, हैड यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म है, रखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसे इंडिकेट करती है, पास्ट इंडेफिनिट को। आई वुड बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता था। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पर इफ़ आए और सेकंड सेंटेंस में वुड शुड ये आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला फिल इन द बैलेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, या फिर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। साथ में देखिए पास्ट के जो सेंटेंस हैं उन्हें पहचानने की हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, लॉन्ग अगो, 2 days अगो, सम टाइम बैक, जस्ट नाउ, यस्टरडे, वंस इन 2009। ये सभी क्या है, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट की, कि ये यदि किसी सेंटेंस में आए तो वो सेंटेंस किसका होगा, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हमें डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। अब आगे ये देखिए एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से देखिएगा और आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब की यहाँ पर बननी है। जैसे आई सी अ लायन इन द फॉरेस्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो सी की सेकंड फॉर्म होगी आई सा अ लायन इन द फॉरेस्ट। फिर वी गो टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट, अब ये जो लास्ट नाइट है वो हमें बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या होगा, वी गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वी वेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ये है, क्वेश्चन मार्क है तो ये तो श्योर है यहाँ पे डिड आएगा। तो ये क्या है, वाई डिड यू, अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या होगा, कॉल, कॉल मी लास्ट नाइट। इस प्रकार से ये पूरे आपको करने हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है। आपको ये सारे इसके करने हैं। देखिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, उतने ही आप ब्रिलियंट कहलाएंगे। तो मेहनत के लिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास तेज जड़ीमती होय सुजान, तो मेहनत करोगे तभी आप भी विद्वान बन पाओगे। और इंग्लिश में कहा जाता है प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन श्योर, यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निश्चिंत होंगे। So guys, for today's class, thank you for today's class. In our next class we will take our next part, that is difference between past simple and the present perfect and past continuous, some exercises of that particular tense.